आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मनु भंडारी जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास आपका बंटी का सारांश लेकर आई हूँ। क्योंकि ये उपन्यास कॉपीराइटेड है तो इसका वाचन मैं आप लोगों के लिए नहीं ला सकूंगी, लेकिन इसीलिए आज मैं इस उपन्यास का सारांश आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिससे आप लोग भी जान सकें कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है, इस उपन्यास के द्वारा लेखिका क्या संदेश देना चाहती हैं और इस उपन्यास की कथा पटकथा क्या है। एक प्रकार से तो इस उपन्यास का रिव्यू ही मैं आज आप लोगों को दूंगी और उसके बाद में आप ये उपन्यास पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस उपन्यास की सारांश का वाचन पसंद आता है तो मुझे एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी जी का लिखा हुआ पहला उपन्यास है। इसे कालजयी उपन्यास भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये उपन्यास सन 1971 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि के अनुसार इसमें उलझे रिश्तों की डोर को सुलझाने की जितनी भी कोशिश की गई है वो डोर उतनी ही उलझी चली गई। एक तरफ से ये उपन्यास बाल मनोविज्ञान को बखूबी दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक माँ के संघर्ष को भी दिखाता है जो अपने तलाक के बाद सहारे की तलाश में अपने होने वाले जीवन साथी और अपने बच्चों के बीच संतुलन बिठाने की नाकाम कोशिश करती रहती है। कहानी के मुख्य पात्रों में है बंटी, जिसकी उम्र महज 9 वर्ष है। बंटी इस उपन्यास के केंद्र में है और उसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती रहती है। वो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ बच्चों जैसी जिंदगी जीता है। बंटी की माँ शकुन एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों की महिला है। इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर भी है और अकेले ही अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण करती है। वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। इसके अलावा बंटी के पिता अजय, जो अब उसकी माँ से अलग रहते हैं और जिस महिला के साथ वो अब रहते हैं उस महिला का नाम मीरा है। हमारा अगला किरदार है वकील चाचा। ये शकुन और अजय के वकील हैं। ये दोनों की तलाक दिलाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ ही बंटी को अपने पिता की जानकारी और उनके द्वारा भेजे गए खिलौने भी यही ला कर देते हैं। इसके अलावा बंटी के घर में उनकी माँ की मदद करने के लिए फूफी रहती हैं। ये बंटी के घर पर पूरा काम करती हैं। भावनात्मक रूप से ये बंटी की माँ शकुन से बहुत जुड़ी हुई हैं और बंटी के पिता अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। डॉक्टर जोशी ये एक डॉक्टर हैं और इनसे बंटी की माँ शकुन अजय से तलाक लेने के बाद दूसरा विवाह करती हैं। अमी और जोत ये डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं। बंटी के इनसे भी नहीं बनती है, लेकिन है ये बंटी की उम्र के ही। पति पत्नी में संबंध विच्छेद या फिर तलाक की समस्या ही इस उपन्यास का मुख्य केंद्र है। माता पिता तो आपस में ना बनने के कारण तलाक ले लेते हैं, लेकिन अपनी शादी से उत्पन्न बच्चों के भावनात्मक विचारों और कश्मकश को वो शायद समझ नहीं पाते। ये बंटी की कहानी है जो अपने माता पिता के संबंध विच्छेद को अपना नहीं पाता। उपन्यास में उसकी मार्मिक दशा का वर्णन बहुत ही सरल भाषा में हृदय विदारक तरीके से किया गया है। बंटी अपनी माँ की दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि माँ को पापा के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन बंटी की माँ शकुन डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती हैं और बंटी इस रिश्ते को अपना नहीं पाता। इस रिश्ते से दूर भागता हुआ वो अपने पिता के पास कलकत्ता पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी सौतेली माँ के व्यवहार से उसका बाल मन बहुत चोटिल हो जाता है और बंटी इन चीज़ों को जीवन पर्यंत भुला नहीं पाता। ये कहानी एक छोटे बच्चे बंटी से शुरू होती है। बंटी के माता पिता की आपस में बनती नहीं और वो इस रिश्ते को सुलझाने की सभी कोशिशें करके थक चुके होते हैं। उसके पिता एक अन्य महिला मीरा के प्रति आकर्षित थे और उसके साथ ही रहने लगते हैं। उनके वकील, जिसे सब वकील चाचा के नाम से बुलाते थे, उनका तलाक करवा देते हैं। जब अजय मीरा के साथ रहने लग जाता है तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, तो शकुन सोचती है कि आखिर मैं कब तक इसी मोड़ पे खड़ी रहूंगी, मुझे भी जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। बंटी को देखकर उसे बुरा भी लगता था कि इतना सा मासूम बच्चा पिता के प्यार से मरहूम है।
वो डॉक्टर साहब के रूप में बंटी को एक पिता देना चाहती थी। लेकिन बंटी दूसरी ओर ये सोच सोच के परेशान था कि अब उसकी माँ का प्यार 3 और लोगों में बँट जाएगा। अब वो अकेले बंटी की माँ नहीं रहेंगी, बल्कि अमी और जोत की माँ भी बन जाएंगी और डॉक्टर साहब की पत्नी भी। ये विचार ही बंटी के मन को विचलित करने लगे। बच्चे अमूमन माता पिता का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, और फिर बंटी तो अपनी माँ के पास ही रहता था। पिता से कई महीनों में एक बार मिलना होता था, तो पिता का प्यार जो मिलना चाहिए था वो तो उसे नसीब ही नहीं हुआ। फिर अपनी माँ का प्यार वो किससे और कैसे बांटे? उसने धीरे धीरे प्रतिरोध करना शुरू किया, जो गुजरते दिनों के साथ और भी ज्यादा बढ़ता गया। जैसे जैसे उसकी माँ डॉक्टर जोशी के करीब जाती रही, वो अपनी माँ से भी दूर होता रहा। न जाने उस छोटे से मन में ये उम्मीद कहाँ से बंध गई कि शायद उसके पिता से ही उसे अपने हिस्से का प्यार मिल सकता है। उसने अपने पिता के पास जाने की जिद पकड़ ली। बंटी ने ये जिद शायद अपनी माँ को दुख पहुंचाने के लिए ही पकड़ी थी। वो समझता था कि माँ ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली और उसकी माँ को उसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माँ को भी अपने बेटे को भरोसे में लेकर ही डॉक्टर साहब से शादी करनी चाहिए थी। अगर बंटी डॉक्टर साहब के साथ सहज महसूस नहीं कर रहा था, तो उसे शायद थोड़े और वक्त तक इंतजार करना चाहिए था। छोटे से बालक का मन बहुत कोमल होता है और उस पे किया गया आघात उसे जीवन भर की तकलीफ में डाल सकता है। हालांकि बंटी की माँ अपनी जगह सही थी, लेकिन उनके फैसले की वजह से एक बच्चा तिल तिल मर रहा था। शायद कुछ और दिनों के घुलने मिलने के बाद बंटी डॉक्टर साहब को अपना लेता, लेकिन माँ हमेशा बंटी को छोटा बच्चा समझकर उसके सवालों को बस टालती ही रहती। बंटी को लगता है कि उसकी मम्मी बदल गई है। उसे तो बस अपनी वही पुरानी मम्मी चाहिए थी, जिसके गले में बाहें डालकर बंटी झूलता था। उसे अपनी माँ का स्नेह चाहिए था, जो उसे शकुन से भरपूर मिलता भी था। लेकिन फिर भी बालक के मन में एक डर बैठ गया था कि डॉक्टर जोशी शायद उसकी माँ से उसके हिस्से का प्यार छीन लेंगे। शकुन उसे बच्चा समझकर कभी भी उससे खुलकर इन सब मामलों में बातें नहीं कर पाई। यहाँ दोनों पात्र अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन नियति दोनों ही के साथ खेल रही थी। बंटी जब शकुन से अपनी जिद नहीं मनवा पाया, तो उसने माँ को फैसला सुना दिया कि वो अपने पिता के साथ रहेगा। इस प्रकार वो माँ से अपनी नाराजगी जता रहा था। उसने पिता को खत लिखकर उनसे कहा कि वो आएं और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं। यहाँ बंटी के मन में ये विचार भी चल रहा था कि माँ शायद उससे माफ़ी मांगे और रोएं और बोलें कि मेरे पास रुको। लेकिन माँ ने सोचा कि बच्चा शायद पिता के पास खुश रहेगा, इसीलिए वो उनके पास जाना चाहता है, और यही सोच विचार में माँ ने उसे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। बंटी को माँ की ये बात भी बहुत बुरी लगी। वो बुरी तरीके से दुखी हो गया था और फिर उसने ये विचार किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ के साथ तो नहीं रहूँगा। जब उसने पिता को खत लिख दिया, तो पिता ने उसे कलकत्ता बुलवा लिया, जहाँ वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। बंटी अपने मन में कई अरमान लिए वहाँ पहुँचा था। उसे प्रसन्नता हो रही थी कि कोई उसके बारे में सोचने वाला भी है। लेकिन जल्दी ही ये भ्रम भी दूर हो गया जब उसे अपनी नई माँ यानी कि सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा। सबसे पहले तो बंटी जब उस घर में गया, तो वो अपने पिछले घर को बहुत याद करने लगा, क्योंकि कलकत्ता में उसके पिता का एक छोटा सा फ्लैट था, जिसमें अंदर घुस जाओ तो बस अंदर के ही होके रह जाओ। ना घर में आंगन था, ना बाहर खेलने के लिए खुला बगीचा, ना ही कोई खुली जगह। लेकिन फिर भी बंटी ने ये सोच के संतोष किया कि चाहे कुछ भी हो, पिता तो साथ में हैं, उनका प्यार तो मिलेगा, वो मुझे वक्त तो देंगे। लेकिन होता इसके विपरीत था। उसकी सभी ज़रूरतों पे कटौती होती ताकि बाकी सब आराम से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। माँ भी अपने बच्चों को उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती थी। शायद सौतेली माँ के कहने पे ही बंटी के पिता ने बंटी को हॉस्टल में रखना ही उचित समझा। जो बंटी पिता के प्यार के लिए कलकत्ता गया था, अब उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा था। और अंत में बंटी को ना तो माँ मिल पाती है और ना ही पिता। बंटी पिता के पास में इतना दुखी था, लेकिन फिर भी उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी माँ को पत्र लिख के बोले और अपनी माँ के पास चला जाए। बंटी को सबसे दूर अकेले हॉस्टल भेज दिया जाता है, जहाँ वो माँ और बाप
दोनों के प्यार से वंचित हो जाता है। बंटी का ये हाल पाठकों के मन को भी विचलित करता है, क्योंकि एक मासूम से बच्चे से उसका बचपन छिन गया है। इसके लिए दोषी कौन है? बंटी के पिता, जिन्होंने उसकी माँ से अलगाव के बाद दूसरी शादी कर ली, या फिर बंटी की माँ, जो अपने आप को इस रिश्ते में तिरस्कृत महसूस करती थी? क्या उसकी माँ को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं? पिता ने तो उसकी माँ को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया था, तो क्या माँ को हक नहीं कि वो भी अपना जीवन खुशी से जिए, अपना जीवन साथी चुने? लेखिका मनु भंडारी ने जब ये उपन्यास लिखा था, उस समय के सामाजिक परिवेश में इसे पढ़कर सबको सिर्फ बंटी से सहानुभूति थी, उसकी माँ शकुन से नहीं। ये बात लेखिका को दुखी भी करती थी कि सब सिर्फ बंटी से सहानुभूति रख रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने जो जीवन में कष्ट झेले, तिरस्कार सहा, अपमान सहा, उस ओर तो किसी का ध्यान भी नहीं गया। शायद अभी भी समाज में बहुत कुछ था जिसका बदलना जरूरी था। बंटी बच्चा था तो उसके प्रति संवेदना जायज है, लेकिन उसकी माँ क्या अपना जीवन बस यूं ही दूसरों की गलती से स्वाहा कर दे? क्या उसके प्रति किसी को संवेदना नहीं होनी चाहिए? इसको देखने का एक नजरिया और भी है। इसमें माता पिता दोनों का ही एक स्वार्थी भाव नजर आता है, जो अपने अपने सुखों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन बंटी की उसमें कोई जगह नहीं। ऐसे माँ बाप ही क्या जिनमें त्याग की भावना नहीं हो, जो अपने बच्चे की खुशियों और उसके अच्छे मानसिक विकास के लिए एक दूसरे की गलतियों को भुलाने को तैयार नहीं। बच्चे को दोनों मिलकर ही दुनिया में लाए हैं, तो अब अपने सुखों को आगे रखकर बच्चे को इस प्रकार अकेला छोड़ देना क्या उसके साथ घोर अन्याय नहीं है? इंसान अगर निश्चय करके और अपना अहम छोड़ के प्रयत्न करे तो वो हर रिश्ते में खुशियां ला सकता है। बस प्रयत्न पूरे दिल से होना चाहिए। अक्सर पति और पत्नी में लड़ाई और झगड़ा तो होता ही है, लेकिन उस झगड़े को भूलकर उन्हें वो बातें याद करनी चाहिए जिनमें दोनों को खुशी मिले। उन्हें एक बार ये अवश्य सोचना चाहिए कि जितनी तवज्जो वो एक दूसरे की गलतियों को देते हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो वो अगर एक दूसरे के लिए की गई कुर्बानियों और प्रेम भरे कृत्यों को दें तो जीवन आसान बन सकता है। हमें सिर्फ एक दूसरे की बुराइयां ही नहीं, अपितु अच्छाइयां भी देखनी चाहिए और अपने अहम को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, वो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि इस उपन्यास का सारांश आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी ही एक नई कहानी या उपन्यास के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।